नमस्कार दोस्तों और हिंदी मंथन चैनल पर आप सभी प्रतियोगी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला को। हिंदी वर्णमाला जिसे हमने पढ़ा तो बचपन से ही है, लेकिन फिर भी कभी कभी हमारे सामने ऐसा कोई सवाल आ जाता है या ऐसा प्रश्न आ जाता है जिसको देखकर हमें ये लगता है कि ये कहाँ से आ गया। तो आज उन वर्णमाला से संबंधित उन सभी प्रश्नों का हम यहाँ पर जवाब पालेंगे। और ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत लाभदायक है जो कि हिंदी भाषा की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि हिंदी भाषा को पूछा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हिंदी वर्णमाला में ध्वनि क्या है। देखिए लिखा हुआ है कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके कि खंड नहीं किए जा सकते। हम वाणी द्वारा जो कुछ भी बोलते हैं और जो कुछ भी हम कानों द्वारा सुनते हैं वही ध्वनि होती है। अर्थात कि हम जो भी सुन रहे हैं अपने कानों से वो एक ध्वनि ही है। अब ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है ये भी देखते हैं। तो इसके लिए हमें वर्ण को देखना पड़ेगा। वर्ण क्या है तो लिखा हुआ है देखिए कि ध्वनि और वर्ण भाषा की ही एक इकाई के दो नाम हैं। अंतर केवल इतना है कि ध्वनि केवल बोलने और सुनने के काम आती है, जबकि वर्ण बोलने और सुनने के साथ लिखित रूप में भी हमें दिखाई देता है और लिखित वर्ण को ही पढ़ा जा सकता है। इस तरह वर्ण की परिभाषा क्या होगी, देखिए क्या लिखा हुआ है कि वाणी द्वारा व्यक्त ध्वनियों को जिन प्रतीकों या चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उन्हें हम वर्ण कहते हैं। तो आप लोगों को ये वर्ण और ध्वनि में अंतर भी समझ में आ ही गया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि अक्षर क्या होता है। वैसे तो हमें ये पता है कि वर्ण और अक्षर एक ही होता है, लेकिन इसमें बहुत ही छोटा सा अंतर होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब वर्ण में स्वर जुड़ जाता है तो उसे अक्षर कहते हैं। जैसे क्या लिखा है कि नीचे देखिए आप लिखा हुआ है कि क ख ग वर्ण है, लेकिन जब क में आ जुड़ गया तो ये का बन गया और का क्या है हमारा, ये हमारा अक्षर है। देखिए आगे नोट लिखा गया है ये वर्ण तभी अक्षर बन सकता है जब उसमें स्वर जुड़ जाता है। अर्थात कि वर्ण को हम अक्षर तभी कह सकते हैं जब उसमें स्वर जुड़ा हो। और ये तो हम जानते ही हैं कि वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं, लेकिन इनमें कितना सा बहुत ही मामूली सा अंतर होता है। इस अंतर को भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। अब आगे हम देखते हैं कि वर्ण के प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं तो लिखा गया है कि वर्ण के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। आज हम स्वर पर ही विस्तार पूर्वक बात करेंगे, इसके पश्चात ही हम व्यंजन को देखेंगे। इस स्वर को आज का ये वीडियो देखने के बाद हमें स्वर के बारे में कोई भी प्रश्न हमारा बाकी नहीं रहना चाहिए। तो स्वर को आज हम बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं स्वर। तो स्वर की परिभाषा हम सबसे पहले देखते हैं। क्या लिखा गया है कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें हम स्वर कहते हैं। या फिर सीधी सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं क्या है कि ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हमारे फेफड़ों से निकलने वाली वायु हमारे कंठ से सीधे बाहर आ जाती है, वो क्या कहलाती है, वो स्वर कहलाती हैं। और लगभग हम सभी स्वरों से परिचित होते हैं कि स्वर क्या होता है, कि जिसे बिना अवरोध के हम बोल सकते हैं और जिनमें हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। तो आगे हम देखते हैं कि आगे आता है कि स्वरों की संख्या। अब हम देखेंगे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो लिखा गया है देखिए कि परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 होती है, लेकिन भारत सरकार द्वारा हिंदी के मानक वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। वैसे तो हम आ से लेके आहा तक सबको स्वर में ही गिनते हैं, लेकिन वो सभी स्वर नहीं माने जाते हैं। होता क्या है कि स्वरों की संख्या वैसे तो 11 ही हम मानते हैं। तो कौन सी होती हैं ये 11, कौन से हैं? आ ई ऊ ऋ ए ओ औ। इसमें भी क्या होता है कि देखिए लिखा हुआ है ऋ को अर्ध स्वर माना जाता है। आगे है अंग और आहा की गिनती ना तो स्वर में होती है और ना ही व्यंजन में होती है, और इन्हें क्या कहते हैं इन्हें हम कहते हैं अनुस्वार। तो इतना तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। इन्हें हम 13 क्यों कहते हैं और इन्हें हम 11 क्यों मानते हैं। आगे क्या कहता है कि आगे है स्वरों के प्रकार।
देखिए आगे लिखे हुए स्वरों के प्रकार, यानी कि उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। ये कौन कौन से हैं? पहला प्रकार इसका कौन सा है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को क्या जानने के लिए हम जानते हैं कि जिन स्वरों को बोलने में अन्य स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 4, और ये कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, ऋ। ये 4 हैं, इन्हें ही हम मूल स्वर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, ह्रस्व ना पूछ के केवल मूल स्वर पूछ रहे हैं, तब आप इनकी संख्या 4 ही बताएंगे। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ऋ। और इन्हें ध्यान रखने के लिए हम आयूर को याद रख सकते हैं। आयूर एक कंपनी है जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे, तो उसका नाम हम इन ह्रस्व स्वरों को ध्यान रखने के लिए याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कौन से स्वर आते हैं। हमारा अगला प्रकार है इसका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन सा होता है? कि जिन स्वरों के बोलने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा कुछ अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें द्विमात्रिक भी कहा जाता है। इन्हें ह्रस्व स्वर क्या होता है? एक मात्रिक, इन्हें बोलने में कम समय लगा, लेकिन दीर्घ स्वरों को बोलने में हमें ह्रस्व की अपेक्षा कुछ ज़्यादा समय लगता है। और इनकी संख्या क्या है? 7। अब देखिए कुल हमारे कितने थे? 11 थे। कुल हमारे स्वरों की संख्या थी 11, और उसमें से 4 हमारे मूल स्वर निकल गए, तो बाकी कितने बचते हैं? 7। अब ये 7 कौन कौन से हैं? ये है आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये हमने देख लिए कि दीर्घ स्वर कितने हो गए? 7 हो गए। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। अब एक और स्वर होता है तीसरा, वो होता है प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर क्या होता है? तो प्लुत स्वर के उच्चारण में एक मात्रा से तिगुना समय लगता है, यानी कि हमारे जो ह्रस्व स्वर हैं उनकी अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। इसीलिए इन्हें त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। इनका प्रयोग क्या करते हैं? हम किसी को पुकारने के लिए, गाने में, रोने इत्यादि में किया जाता है। जैसे अब हम किसी को अगर पुकारेंगे तो क्या कहते हैं? कोई बात होती है, अगर हम कोई ऐसी बात सुन ले, कहते हैं बाप रे, रे मोहना, ओम। ये सब क्या है? ये सब प्लुत स्वर है। हालांकि प्लुत स्वर इतने ज़्यादा प्रयोग में नहीं आते हैं, कहीं कहीं पर आपको केवल 2 ही प्रकार मिलेंगे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लेकिन इनका तीसरा ये प्रकार भी होता है प्लुत स्वर। यहाँ जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि कुछ बातें जो होती हैं हमें हर बात के लिए जानना ही चाहिए कि कितना है, क्या है। अब आता है हमारा स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण क्या होता है कि हमने उच्चारण के आधार पर स्वरों को जान लिया। कहते हैं कि इसके अतिरिक्त भी स्वरों को अनेक भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन से भाग हैं? किन आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण होता है? तो सबसे पहला इसका है कि जीव के प्रयोग के आधार पर। कौन सा है? जीव के प्रयोग के आधार पर। तो जीव का प्रयोग जो हम करते हैं उसके आधार पर स्वरों को 3 प्रकार में बांटा जाता है। कौन सा है? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। यानी कि जीव के स्थान जो हम प्रयोग करते हैं उसके आधार पर कौन सा? अग्र स्वर में कौन से आते हैं? ये आते हैं ई, ए। मध्य स्वर होता है हमारा आ, और पश्च स्वर क्या होता है? आ, उ, ओ, औ। ठीक है, इतना समझ में आ चुका है आप लोगों के। अगला हमारा प्रकार है कौन सा? मुख्य द्वार, यानी कि मुख द्वार, हमारा मुंह। मुख्य द्वार खुलने के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं? विव्रत, अर्धविव्रत, समृत, अर्धसमृत। विव्रत में क्या आता है? आ। अर्धविव्रत में आता है ए और ओ। समृत में आता है ई, उ। अर्धसमृत में आता है ए, ओ। ठीक है, ये 2 हो गए। अब तीसरा प्रकार है इसका ओठों की स्थिति के अनुसार। ओठों की स्थिति के अनुसार कौन से होते हैं? वर्तुल, अर्धवर्तुल, आवर्तुल। यानी कि ओठ जो हमारे गोलाकार होते हैं उसके आधार पर यह बताया गया है। तो वर्तुल में कौन से आते हैं? उ, ओ, औ। अर्धवर्तुल में हमारा केवल आता है आ, और अवर्तुल में आता है ई, ए। अगला प्रकार है हमारा जीवा पेशियों में तनाव के आधार पर। अब जीवा पेशियों में तनाव क्या होता है कि इसमें 2 प्रकार होते हैं। एक तो शिथिल स्वर होते हैं, दूसरे होते हैं कठोर स्वर। शिथिल स्वर जिनको बोलने में हम अपनी मांसपेशियों में क्या है? शिथिलता का अनुभव करते हैं, यानी कि हमारी मांसपेशियों में कोई भी खिंचाव नहीं होता है। तो शिथिल स्वर कौन से? आ, ई, उ। कठोर स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, उ।
अब पांचवा हमारा प्रकार है वो है स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? तो स्थान के आधार पर कुछ ज़्यादा है। देखिए 5 प्रकार से होते हैं स्वर। कौन कौन से होते हैं? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ और अनुनासिक। तो कंठ में आते हैं हमारे अ और आहा। तालव्य में आता है ई। मूर्धन्य में आता है ऋर। मूर्धन्य भी हमने ऊपर ही पढ़ा था कि ऋर को हम मूर्धन्य मानते हैं, ऋर को मूर्धन्य कहा जाता है। ओष्ठ में ऊ और ऊ, और अंग को हम कहते हैं अनुनासिक। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपके समझ में आ चुके होंगे। अब आता है कोमल तालुके की दृष्टि से। कोमल तालुके की दृष्टि से कौन से हैं? निरानुनासिक, अनुनासिक। निरानुनासिक, जबकि हम ये जो स्वर बोलते हैं तो उनको बोलते समय जो वायु है वो हमारे कहाँ से निकलती है? मुख से निकलती है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? आ, ई, ओ, औ। और अनुनासिक, इनको बोलते समय जो हमारी वायु है वो हमारी नाक से निकलती है। तो वो कौन से? आ, ऊ, ए। तो ये हमने देखा कि ये 6 प्रकार स्वरों के होते हैं। उम्मीद है कि आपको स्वरों के ये सब प्रकार समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे, और इसके बाद आपका स्वरों से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत होगा ही नहीं। इसके अलावा कुछ और स्वर में आ ही नहीं सकता है। सारे प्रश्न जितने होते थे वो सब कुछ हो गए कि स्वरों के प्रकार कितने होते हैं। और उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी लाभदायक लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।